नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले बुलेटिन की सुर्खियां। मुंबई घाटकोपर बम धमाके के इल्जाम में गिरफ्तार ताजुल इस्लाम को अदालत ने किया बाइज्जत बरी। पुलिस ने बनाया था धमाके का अहम मुलजिम। इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस के मुलजिम पीपी पांडे को अदालत ने 27 अगस्त तक के लिए भेजा अदालती तहवील में। पांडे ने अदालत में किया था सरेंडर। और दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर फिरक़ेवाराना फसाद कराने का लगाया इल्जाम। जेडीयू ने किया इत्तेफाक, बीजेपी ने अपने गिरेबान में झांकने की तलकीन। मुंबई घाटकोपर बेस्ट बस धमाका मामले में हैदराबाद के ताजुल इस्लाम बाइज्जत बरी हो गए हैं। 2002 में हुए घाटकोपर बम धमाकों में पुलिस ने ताजुल इस्लाम को अहम मुलजिम करार दिया था और नवंबर 2012 में ताजुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया था। मुल्क में जब कोई दहशतगर्दाना हमला होता है, कहीं पर बम धमाके होते हैं, तो हमारी तहक़ीक़ाती एजेंसियां और पुलिस इंतजामिया की शक की सुई सबसे पहले एक मखसूस तबके के आसपास घूमती है और आनन फानन इन्हें गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता है। माजी करीब में ऐसे कई मामलात सामने आए हैं जहां तालीम याफ्ता बेकसूर नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और ऐसे वक्त उन्हें जेल में सड़ने पर मजबूर किया गया जब वो अपने मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश में सरगर्दान थे। ताहम कई मौक़ों पर नाकाफी सबूत की बिना पर अदालतों ने इन नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन अदालती कार्रवाई में वक्त लगता है और इन्हें बेगुनाह साबित होने में बरसों लग जाते हैं और जब वो रिहा होते हैं तो इनकी जिंदगी का रोशन बाब तकरीबन खत्म हो चुका होता है। मुल्क की सेक्युलर तंजीमों और दानिशवरों ने हमेशा इसके खिलाफ आवाज उठाई है और पुलिस और तहक़ीक़ाती एजेंसियों की नीयतों पर सवालात भी खड़े किए हैं। इसी की एक और ताज़ा मिसाल है हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर ताजुल इस्लाम काजी, जिनको मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2002 में हुए घाटकोपर बम धमाकों के इल्जाम का अहम मुलजिम करार देते हुए मफरूर बताया था और क्राइम ब्रांच ने बिल आखिर जब 22 नवंबर 2012 को ताजुल इस्लाम को हैदराबाद से गिरफ्तार किया तो पुलिस की खूब वाहवाही हुई। उनकी अलहदा तहक़ीक़ात की गई, लेकिन अदालत ने फिर से उनकी बदनीयती और तासुब पर मबनी नीयत की पोल खोल दी और ताजुल इस्लाम को बाइज्जत बरी कर दिया। गिरफ्तारी के वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच ने ताजुल इस्लाम की कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और लैपटॉप जब्त किया था। क्राइम ब्रांच ने दावा किया था कि इसमें उन्हें बाबरी मस्जिद की शहादत और 2002 गुजरात फसादात की वीडियो शूटिंग और दहशतगर्द ग्रुप की तफसीलात मिली थीं, लेकिन बाद में क्राइम ब्रांच ने अदालत में एतराफ़ किया कि उन्हें जब्त शुदा अशिया से कोई काबिल एतराज़ मवाद नहीं मिला है। वाज़ेह है कि इसके अलावा इस केस में गिरफ्तार किए गए दीगर 8 अफराद को कोटा अदालत ने 2005 में बरी कर दिया था। पुलिस कस्टडी में मरने वाले परभनी के नौजवान ख्वाजा यूनुस को भी इसी केस में मुलजिम बनाया गया था। ख्वाजा यूनुस के अलावा डॉक्टर मतीन को भी इसी मामले में मुलजिम बनाया गया था। डॉक्टर मतीन की गवाही पर ही ख्वाजा यूनुस की हिरासती मौत का इंकशाफ हुआ था। वाज़ेह रहे कि 2 दिसंबर 2002 को घाटकोपर स्टेशन के करीब बेस्ट की बसों में हुए धमाके में 2 अफराद हलाक जबकि 50 अफराद जख्मी हुए थे। ईटीवी न्यूज़ मुंबई। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के सदर अबू आसिम आज़मी ने मुस्लिम नौजवानों की दहशतगर्दी के मामलात में गिरफ्तारी और इशरत जहां एनकाउंटर पर मरकजी वज़ीर ज़राअत और एनसीपी सरबराह शरद पवार के बयान को सियासी हरबा करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर एनसीपी मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी के मुतालिक इतनी ही संजीदा है तो हुकूमत महाराष्ट्र की वज़ारत दाखिला मुस्लिम नौजवानों को हिरासा करने के मामले को संजीदगी से क्यों नहीं लेती है। जब इलेक्शन आ गया है तो आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई है। अगर आप उसी वक्त ये अनाउंस कर देते कि एनआईए ने इन 9 मुसलमानों को बेगुनाह बता दिया है, उसी वक्त मैं वो पुलिस वाले एटीएस वाले जो मेरी सरकार में होम मिनिस्ट्री में रह करके उन्होंने ज्यादती की थी, मैं उन सब की इंक्वायरी करूंगा, उनकी ब्रेन मैपिंग करूंगा और इस देश के मुसलमान 20 करोड़ मुसलमानों के चेहरे पर जो आतंकवाद का एक छप्पा लग रहा था, इसके लिए मैं इन पुलिस वालों को की ब्रेन मैपिंग करूंगा, इंक्वायरी करूंगा, इनको मकोका में डालूंगा और इतने साल अंदर रखूंगा जितने साल ये मुसलमान बेगुनाह अंदर थे। इनकी इंक्वायरी भी उसी पद्धति से होगी जिस तरह इन लोगों ने मुसलमानों को टॉर्चर करके किया। तो मुझे लगता है कि सही है। इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस के मुलजिम और गुजरात के मुअत्तल आईपीएस अफसर पीपी पांडे को सीबीआई के खुसूसी अदालत ने 27 अगस्त तक अदालती तहवील में भेज दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि पांडे को सीबीआई की तहवील में देने की अर्जदाश पर आज समाअत होगी। पीपी पांडे ने कल अहमदाबाद में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एचएस
खुडवाड के सामने खुद को पेश कर दिया था। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी क़ब्ल गिरफ्तारी जमानत को मुस्तरद कर दिया था। सीबीआई अदालत और गुजरात हाई कोर्ट से जमानत हासिल करने में नाकाम होने के बाद पांडे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सीबीआई पांडे समेत गुजरात के 7 पुलिस एहलकारों को इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस में मुलजिम बना चुकी है और एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही पांडे ने दफ्तर जाना भी बंद कर दिया था। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के बारे में अपने ट्वीट के बारे में वजाहत की है। फिरक़े वाराना कशीदगी के लिए दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि वो ये बात काफी पहले से कहते आ रहे हैं। उन्होंने राजस्थान, कर्नाटक और बिहार की मिसाल देते हुए कहा कि बीजेपी एक फिरका परस्त नजरिया रखती है। आज से नहीं कहा है, कम से कम 2 महीने पहले कहा था और जो मैंने कहा था वही हो रहा है। बिहार में 2 महीने में 6 से ज्यादा कम्युनल इंसिडेंट हो चुके हैं। राजस्थान टोंक में हो चुका है, किश्तवाड़ में हुआ है, हुगली में मुस्लिम लड़कों पर मोटरसाइकिल पर जाते हुए एसिड फेंका गया। ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का सोच विचार पूरा का पूरा सांप्रदायिक है और उसी के आधार पर उनकी राजनीति चलती है। जनता दल यूनाइटेड ने दिग्विजय सिंह के बयान को हकीकत पर मबनी करार दिया है। जेडीयू लीडर शिवानंद तिवारी ने दिग्विजय सिंह के बयान से इत्तेफाक करते हुए कहा कि बीजेपी और जेडीयू का जब बिहार में इत्तेहाद था तो एक भी फसाद नहीं हुआ था। 7 साल तक नीतीश कुमार की सरकार में, इसके पहले जब तक एनडीए में हम लोग थे, उस समय कोई सांप्रदायिक दंगा और सांप्रदायिक तनाव जो है नहीं पैदा। लेकिन एक बार अलग होने के बाद से ये 6 जगहों पर और 2 जगहों पर मैंने बड़ा तनाव, जहां पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा, गोली चलानी पड़ी, ये कोई स्वाभाविक ढंग से घटना नहीं हुई। ये साफ दिखाई दे रहा है कि न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में एक कम्युनल लाइन पर डिवाइड पैदा करने की कोशिश की। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने दिग्विजय सिंह के बयान पर तंज करते हुए कहा कि दिग्विजय को तारीख और ज्योग्राफिया की अच्छी खासी जानकारी है, लेकिन उन्हें कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हुए फसाद की तारीख पर भी एक नजर डालनी चाहिए। जी, बहुत इतिहास भूगोल के बहुत जानकार हैं। वो ओसामा बिन लादेन से लेकर के और पता नहीं किस किस तक को जानते हैं, तो उन्हें ये भी जानना चाहिए कि सन 84 का दंगा किसने कराया था। उन्हें ये भी जानना चाहिए कि भागलपुर से लेकर भिवंडी तक जो खुलेआम कत्लेआम हुआ था वो किसने किया था। उन्हें ये भी जानना चाहिए कि मेरठ और मलियाना में जो कुछ हुआ था, जिंदा लोगों को मार करके और उनकी लाशों को, जिंदा लोगों को जो है वो तालाब में फेंक दिया गया था, वो किसके दौरे हुकूमत में हुआ था। अगर उनको ये बात नहीं याद है तो कम से कम वो इतिहास भूगोल जान लें। उन्हें याद आ जाएगा कि 37,000 दंगों की माला उनके गले में टंगी हुई है। वो बात करते हैं कि किसने, कौन षड्यंत्र कर रहा है, कौन बात कर रहा है। खबरें अभी और भी हैं, वक्त ब्रेक का। प्यार में ना हो दूरी और बच्चे की देखभाल भी पूरी तो इसके लिए क्या है जरूरी? डिलीवरी के समय आप भी आयुसीडी जरूर लगवाएं। बच्चों में अंतर रखने के उपाय कई हैं, पर आयुसीडी अपनाना लंबे समय तक असरदार है और जब अगला बच्चा चाहे तभी से निकलवाया भी जा सकता है। परिवार से करते हो प्यार तो चांस क्यों लेना यार? अरे भगवान, अब तो अपना भी पक्का मकान होगा। सच में क्या? लेकिन कैसे होगा? अरे हमारी राज्य सरकार हम कच्ची बस्ती वालों को पक्के मकान दिलाने के लिए बहुत काम कर रही है। हाँ, किरण की मम्मी भी बता रही थी। राज्य सरकार के प्रयास से केंद्र सरकार ने राजीव आवास योजना के तहत हमारी बस्ती कीरों की ढाणी को देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। हमारी बस्ती वालों के लिए यहाँ 1104 मकान बन रहे हैं। लेकिन इसके लिए इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे हमें तो मकान की लागत का केवल 10 से 12% ही देना है। बाकी सारा पैसा तो केंद्र, राज्य सरकार और जेडीए वहन करेगा। अरे वाह,
तब तो हम भी अपने पक्के मकान में रह सकेंगे। राजीव आवास योजना किरो की ढाणी में रह रहे लोगों को केंद्रीय, राज्य और जेडीए के सहयोग से पक्की छत मुहैया कराने का एक अभिनव प्रयास, जहां बनेंगे कुल 1104 आवास। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में प्रसारित। खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के इंजमाम का मामला अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था कि एकेडमी बिल्डिंग की खस्ताहाली का मामला खड़ा हो गया। मुमताज़ शायर मंजर भोपाली ने एकेडमी की बिल्डिंग की खस्ताहाली के लिए एकेडमी के अरबाब इख्तिदार को ही जिम्मेदार ठहराया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का क़याम तो 1976 में अमल में आया, लेकिन अपने क़याम से 1991 तक उर्दू अकादमी किराए की बिल्डिंग में लगती रही। सूबे में उर्दू वालों के एहतजाज के बाद हुकूमत ने 1993 में उर्दू अकादमी के लिए इस बिल्डिंग को तामीर किया और इस इमारत को मुल्ला रमूजी संस्कृत भवन का नाम दिया गया। इन अय्याम में उर्दू अकादमी में अफसरान तो बहुत बदले, लेकिन किसी ने उर्दू अकादमी की बिल्डिंग की खस्ताहाली की जानिब तवज्जो नहीं दी। मुमताज़ शायर मंजर भोपाली अपने एक प्रोग्राम के लिए उर्दू अकादमी के हॉल को बुक किया था, लेकिन जब उन्होंने अकादमी के हॉल में पानी भरा हुआ देखा तो न सिर्फ अपने प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया, बल्कि अकादमी के जिम्मेदारान को खत लिखकर अपनी सख्त नाराज़गी का इजहार भी किया। मगर यहाँ आकर मैं आज मुआयना करने आया था कि किस तरीके से प्रोग्राम अपनी टीम को लेके, सारे सदस्यों को लेके, तो अंदाज़ा ये हुआ कि यह तो बड़ा तालाब बना हुआ है, हर कोने में यहाँ पानी भरा हुआ है। ये हाल में इतनी बदबू है कि मैं समझता हूँ कि 1 घंटे में हमारे शायर और अदीबों के लिए पहले हमें कोई अस्पताल बुक कराना पड़ेगा, फिर यहाँ प्रोग्राम कराना पड़ेगा जो सुनने आएंगे। अफसोस हुआ यहाँ आके कि ये बिल्डिंग से कहीं ना कहीं जज्बाती रिश्ता मेरा भी जुड़ा रहा जब से ये बनी है, मगर आज देखने के बाद ये अफसोस हुआ कि उर्दू का हाल क्या है। वहीं दूसरी जानिब जब इस बारे में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के चेयरमैन सलीम कुरैशी से ईटीवी ने बात की तो उन्होंने कहा कि अकादमी बजट की कमी का शिकार है और अकादमी की बिल्डिंग में मुख्तलिफ शोबों के जो दफातर लगते हैं वो भी वक्त पर किराया अदा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अकादमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, खुद उर्दू अकादमी का स्टाफ जहां पर बैठता है वहां बिल्डिंग में दरारें आ गई हैं। उर्दू अकादमी के भवन का मामला काफ़ी मेरे पूर्व से ये शकिस्ता है और हमारे पास बजट की कमी और हमारे किराएदार जो इसमें कार्यालय लगते हैं उनकी ओर से किराया समय पर नहीं देने के कारण ये कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। वर्तमान में लगभग 16 लाख रुपया संस्कृति अकादमी द्वारा हमें लेना है, जिसको निरंतर हम क्या कहते हैं उनसे मांग रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से भी उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अकादमी के अरबाब इख्तिदार को अपनी सहूलियात की तो फिक्र रहती है, लेकिन इन्होंने उर्दू अकादमी की बिल्डिंग के लिए कभी संजीदगी से गौर नहीं किया। अगर अकादमी के अरबाब इख्तिदार ने अकादमी की बिल्डिंग की जानिब संजीदगी से गौर किया होता तो आज अकादमी की बिल्डिंग का ये हश्र नहीं होता। ईटीवी न्यूज़ भोपाल। कोलकाता में ईद की नमाज से कबल अपने खुतबे में कारी फजल रहमान ने मुसलमानों को मुत्तहिद होने, आला तालीमी मैदान में आगे आने की तलकीन की, साथ ही पंचायत इलेक्शन में हुए तशद्दुद को भी अपने खुतबे का हिस्सा बना लिया। उन्होंने मुसलमानों से इलेक्शन के बाद हुकूमत के इक़दामात पर नज़र रखने और अपने मसाइल के हल के लिए आगे आने की अपील भी की। मीडिया ममता ने अपने बहुत सारे कारनामों को पेश किया ईद की मुबारकबाद के साथ साथ, और उसके बाद ये वादा किया कि 2014 में हम हायर एजुकेशन में भी मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। तो ये एक खुशी की बात है और हमारे लिए गोया एक ईद का तोहफा है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों के तहत अक़लियती तबकों के लिए फ़ंड मुख्तस किया जाता रहा है, लेकिन रियासती सतह पर इसका मुकम्मल फ़ायदा मुस्तहिक़ीन तक नहीं पहुँच पा रहा है। अक़लियती स्कीमों की निगरानी के लिए ज़िलाई सतह पर निगरां कमेटियों की तश्कील दिए जाने का मुतालबा किया जाता रहा है। मरकज़ी हुकूमत ने अब इस मामले को संजीदगी से लिया है।
गुज़िश्ता दिनों मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान ने ब्लॉक सतह पर इन कमेटियों की तश्कील दिए जाने का ऐलान किया था। इससे कबल नेशनल माइनॉरिटी फ्रंट और जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से भी उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक निगरां कमेटी तश्कील दिए जाने का मुतालबा किया जा रहा था। निगरां कमेटियों का क़याम अमल में लाए जाने के मरकजी वजीर के ऐलान पर नेशनल माइनॉरिटी फ्रंट ने खुशी का इजहार किया है। कई बार हम लोग उनसे मुलाकात की और उनको हम मेरठ में भी लाए के रहमान खान साहब को, और उन्होंने हमने ये कहा कि आप बहुत कुछ बता रहे हैं कि हमने अक़लियतों को पहुँचा रहे हैं, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। अगर आप जो कुछ पहुँचा रहे हैं उस पर निगरां कमेटी का कायम कर दें तो उससे आपको एक तो पूरी मालूमात होंगी कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, क्यों नहीं पहुँच रहा है, वो लोग आपको मिलेंगे। तो उन्होंने हमसे वादा किया था कि मैं निगरां कमेटी बनाऊँगा हर ज़िले पर। तो अब अल्लाह का शुक्र है, अब ये हर ब्लॉक पर हो रही है। इससे कबल मुल्क के कसीर अक़लियती आबादी वाले 90 अजला में MSDP स्कीम की निगरानी DM और रियासती हुकूमत के मातहत थी। ताहम दीगर सैकड़ों जिलों में बुनियादी सतह पर माइनॉरिटी स्कीमों के निफाज में बड़े पैमाने पर लापरवाही और बदउनवानी की शिकायतें दर्ज की जा रही थीं। नतीजतन जिले के बजाय अब ब्लॉक सतह पर निगरां कमेटियां तश्कील दिए जाने का फैसला किया गया है। इसमें 196 अजला के कसीर अक़लियती आबादी वाले 710 ब्लॉक और 66 कस्बात शामिल होंगे। जानकारों के मुताबिक बुनियादी सतह पर स्कीमों की मॉनिटरिंग से न सिर्फ स्कीमों का मुकम्मल फायदा मुस्तहिक़ीन तक पहुँचेगा बल्कि बदउनवानी पर भी रोक लगेगी। जो भी वो ऑर्डर करेंगे, जो यहाँ की फैसिलिटी यहाँ देंगे, तो उसको हमारे पास कॉपी आएगी उसकी। हम उस कॉपी से उन अफसरान से रब्ता कायम करेंगे और वो देखेंगे किन किन और जो मीटिंग करके लोगों को बताएंगे कि ये चीज़ हमें मिलने जा रही है, लिहाजा आप लोग इसमें अपनी दरख्वास्त दीजिए, इसमें अप्लाई कीजिए और इससे फ़ायदा उठाइए। आवाम को हम बेदार करेंगे इंशाल्लाह, और उन जो कारगुजारी करेंगे उस पर हम नज़र रखेंगे। ETV न्यूज़ मेरठ। रांची के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के जरिए झारखंड के अक़लियतों के माली, तालीमी और दीगर हालात के ताल्लुक से सर्वे के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। इस सर्वे का काम 6 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए IIM के डायरेक्टर प्रोफेसर M. जेवियर ने कहा कि 6 माह में सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सर्वे की तजवीज़ रियासती अक़लियती कमीशन ने पेश की थी। उनका चाहिए ये माइनॉरिटी से कितना लोग बड़ा हायर पोजीशंस में है, पुलिस में है, ब्यूरोक्रेसी में है, ऐसी देख रहा है। फिर माइनॉरिटी का एजुकेशन देखना चाहिए। व्हाट इज़ द एवरेज लेवल ऑफ एजुकेशन, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल हैव स्टडीड बियॉन्ड कॉलेज, वो सब ये सर्वे में आ जाएंगे। खबरें भी और भी हैं, वक्त ब्रेक का। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं भाई साहब, परेशानी किस बात की, उल्टे घाट की गुणी सुरंग से गुजरते हुए मन उत्साह और रोमांच से भर गया। पहाड़ों को काटकर JDA ने कितना सुंदर रास्ता बनाया। पहले तो घाट की गुणी के सकड़े रास्ते से रेंगते हुए आना पड़ता था और भारी ट्रैफिक के कारण डर भी लगता था। इतना ही नहीं, सुरंग परियोजना की विश्व स्तरीय गुणवत्ता को देखते हुए इसे इस बार विश्वकर्मा अवार्ड 2013 भी मिला है। अच्छा, तब तो इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला ही कहा जाएगा। इस फैसले से और भी फायदे होंगे। सुरंग बन जाने से गुणी के सकड़े रास्ते से यातायात को राहत तो मिली ही है, वहीं गुणी की पुरा संपदा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित भी किया जा रहा है। और हाँ, इसके बन जाने से उत्तर पूर्व का जयपुर का रुका हुआ विकास फिर से गति पकड़ने लगा है। भाई वाह, मान गए। अब तो जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक। अल्लाह करे ये सैकड़ों बहारें देखे, इसके आने से उर्दू का जो एक माहौल बना उसके मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता है। और ETV ने यकीनन उर्दू को घर घर गांव-गांव पहुंचा दिया, मुल्कों मुल्कों पहुंचा दिया। आज हम देखते हैं कि कम से कम 53 मुल्कों में या 54 मुल्कों में उर्दू ETV उर्दू देखा जा रहा है। और वहाँ से जो लोग खबरें आती हैं उससे मालूम होता है कि ये कितना पॉपुलर, कितना मशहूर और कितना दिलपजीर है ये। इसलिए आप खुशी होती है। और मेरी तो दुआ है कि तुम जियो हज़ारों साल और हर साल के दिन हो 50,000। ये मैं ETV उर्दू और उसके अरबाब इक़्तिदार के लिए कह सकता हूँ कि जो उर्दू के काज के लिए बेलौस लगे हुए हैं।
सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करती हूँ ईटीवी उर्दू को, और मेरी जहाँ तक राय है उर्दू ईटीवी उर्दू से अच्छा कोई भी उर्दू के लिए चैनल इस वक्त नहीं है हिंदुस्तान में। इसने गाहे बगाहे न सिर्फ उर्दू की सरगर्मियाँ मुल्क में और मुल्क से बाहर दिखाने की कोशिश की है, उसको बढ़ाने की भी पूरी कोशिश की है। जहाँ कहीं हुकूमतों का ध्यान इस तरफ नहीं है उर्दू के हालात पर, वहाँ हुकूमतों का ध्यान खींचा है इस तरफ, और ईटीवी की जो ख़बरें होती हैं उससे मुतासिर होकर और उनसे इम्प्रेस होकर हुकूमतों ने इस तरफ ध्यान दिया है और उस पर कार्रवाइयाँ की भी हैं। जो 54 मुल्कों में शायद आपका चैनल है, 54 मुल्कों में अगर कहीं भी राब्ता होता है तो वहाँ से सिर्फ यही पता चलता है कि ईटीवी उर्दू के ज़रिए ही हिंदुस्तान में होने वाले उर्दू के लिए प्रोग्राम वो देख पाते हैं। तो इससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी आप किसी चैनल की नहीं है, और इसी तरह ये काम करता रहे। आप लोगों के यहाँ आइडियाज़, आप लोगों के यहाँ जितने भी इस प्रोग्राम से मुताल्लिक़ काम हो रहे हैं वो सब बहुत अच्छे हैं। मैं उसके लिए मुबारकबाद पेश करती हूँ। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मारूफ दलित तंजीम मूल निवासी संघ ने अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम का खैर मकदम किया है। इस तंजीम की कौमी नायब सदर डॉक्टर मनीषा बंगार ने कहा कि उनकी तंजीम मौजूदा रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम की सूरत में दोनों रियासतों में SC, ST और अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए काम करेगी। जो नया स्टेट फॉर्म हो रहा है उसमें या होगा, अगर हो तो वो नया स्टेट फॉर्म होता है तो वहाँ पर SC, ST, OBC के और माइनॉरिटीज़ के राइट्स सेफगार्ड होने चाहिए, उनको उनके हक और हकूक़ पूरी तरह से मिलने चाहिए। और दोनों भी ऑर्गेनाइजेशन, मूल निवासी संघ और बामसेफ, दोनों भी ऑर्गेनाइजेशन ये नए स्टेट में भी इसके लिए स्ट्रगल करेंगी। दूसरी बात ये जो इनके हक और अधिकार की बात है, यह एंटनी कमेटी जो फॉर्म हो रही होगी उसके ड्राफ्टिंग के समय से ही ये पूरा उसमें सेफगार्ड्स के तौर पे आना चाहिए, या उनके हक और हकूक़ की बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के वज़ीर मुमलिकत हाजी रियाज अहमद का उम्रा से वापसी पर लखनऊ में शानदार इस्तकबाल किया गया। अमौसी हवाई अड्डे पर उनके हामी और पार्टी कारकुन बड़ी तादाद में जमा थे। हाजी रियाज रमज़ान का तकरीबन पूरा महीना मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में गुजार कर आए हैं। इस मौके पर उनके हामियों ने हाजी रियाज अहमद को काबीनी वज़ीर बनाने का मुतालबा भी किया। वाज़ेह है कि इससे पहले मुलायम सिंह यादव ने अक़लियती सभा की अवामी रैली में उनकी तरक्की का वादा किया था, लेकिन काबीना की पिछली तौसी में ये मुतालबा पूरा नहीं हो सका। उम्रा से वापसी के बाद अब ये मुतालबा फिर तेज हो गया है। मैं पैगाम देना चाहूँगा अपने सभी कार्यकर्ताओं को और प्रदेश की जनता को कि आने वाला समय झूठ और सच की लड़ाई का है, और हमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ झूठों को परास्त करना है और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश को बड़ी तादाद में लोकसभा की सीटें दिलाने का काम सभी कार्यकर्ता इसी जोश के साथ करेंगे। ऐसी में मेरठ की तारीख में कदीम इमारत के तौर पर जितनी अहमियत टाउन हॉल की है, उतनी ही इसमें कायम कुतुब खाने की भी है। 1986 में कायम की गई ये लाइब्रेरी आज़ादी तक लॉयल लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती थी। 100 बरस से ज़्यादा वक्त तक क़ारीन की दिलचस्पी का मरकज़ रही ये लाइब्रेरी अब इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही की शिकार है। सन 1882 में मेरठ में टाउन हॉल की तामीर के 4 साल बाद टाउन हॉल के एक हिस्से में इस लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया। लॉयल लाइब्रेरी के नाम से मशहूर इस कुतुब खाने की खासियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद जैसी अजीम शख्सियत ने यहाँ की किताबों से इस्तेफादा किया। लाइब्रेरी में मौजूद कुछ किताबों पर उनकी कलम के निशान आज भी मौजूद हैं। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी महत्ता का कि स्वामी विवेकानंद जैसा युग पुरुष व्यक्ति इस
जगह आया और यहाँ की पुस्तकों को उन्होंने समय समय पर कंसल्ट किया, तो इस सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस लाइब्रेरी की वर्थ उस समय भी क्या रही होगी। अब तिलक लाइब्रेरी के नाम से जाने जाने वाले इस कुतुब खाने में आज भी तारीखी किताबें मौजूद हैं। कदीम मैन्यूस्क्रिप्ट के अलावा लाइब्रेरी में उर्दू, संस्कृत और फारसी की सैकड़ों बरस पुरानी किताबें मौजूद हैं। लाइब्रेरी में पुराने गजेटियर भी मौजूद हैं जो जंग आज़ादी और 20वीं सदी के शुरुआती दौर की दास्तान बयान करते हैं। भाई लिटरेचर है, जैसे पांडुपी है, आपके वेद है, इनसाइक्लोपीडिया है, और आपके महाभारत है, और आपकी रामायण है। पुराने वक्त में मेरठ शहर की शान रही इस लाइब्रेरी की चमक अब फीकी पड़ने लगी है। लाइब्रेरी के एक हिस्से में धूल और दीमक खाती इन पुरानी किताबों की हालत देखकर इंतजामिया की संजीदगी का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। नगर निगम के जेर निगरानी चलने वाली इस कदीम लाइब्रेरी में पुरानी किताबों के बेहतर रखरखाव के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किया गया है। यहाँ की जो नगर निगम है कोई यहाँ पर देख रेख नहीं कर रही है इस लाइब्रेरी की। इतनी पुरानी ये लाइब्रेरी है, मगर यहाँ की किताबों की इतनी हालत खस्ता हो चुकी है कि आप देख सकते हैं कि आप उनको पढ़ नहीं सकते। उर्दू की कम से कम पुस्तकें 700 किताबें हैं, और संस्कृत की हैं 800 के करीब किताबें हैं, और आपके फारसी की भी 1000 के आसपास होंगी, पुरानी हैं। और पढ़ने की रुचि कम है इस समय। उर्दू की किताबें पढ़ने वाले या समाचार पढ़ने कभी आते हैं। तारीखदां इस कदीम लाइब्रेरी की बदहाली के लिए इंतजामिया को जिम्मेदार करार देते हुए अफसोस का इजहार कर रहे हैं, जबकि लाइब्रेरी की इंतजामिया नगर निगम और हुकूमत की इस लापरवाही पर अपनी लाचारी और बेबसी का इजहार करती है। मुझे लगता है कि सरकार को इसको और ध्यान देना चाहिए। अगर नगर निगम का मेरे हिसाब से सक्षम है इस कार्य को करने में, और वो अगर नहीं कर पा रहा इतने महत्वपूर्ण स्थल की देखभाल, तो सरकार को सीधे सीधे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेना चाहिए। नहीं, नया करने की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ज़्यादातर पैसे का अभाव है लाइब्रेरी में। किताबों के जरिए कारी के जहनों की आबियारी करने वाली मेरठ की ये कदीम लाइब्रेरी अब इंतजामिया की अदम तवज्जही और वसाइल की कमी से दम तोड़ रही है। ETV न्यूज़, मेरठ। रियासत आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर होने वाली यौम आज़ादी परेड के लिए पुलिस ने भारी बंदोबस्त किया है। इम्कानी दहशतगर्द हमलों के पेश नज़र परेड ग्राउंड को 2 दिन कबल ही पुलिस ने अपने मुहासरे में ले लिया है। पुलिस ने परेड रिहर्सल भी शुरू कर दी है। यौम आज़ादी परेड देखने के लिए अवाम दूर दराज के मुकामात से कसीर तादाद में यहाँ जमा होते हैं। पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने इंतजामात का खुद जायजा लिया है और मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि यौम आज़ादी के मौके पर रियासती हुकूमत को अलहदा तेलंगाना और सीमा आंध्रा के एहतजाज का अंदेशा लाहक है। उन्होंने बताया कि यौम आज़ादी परेड को पुरअमन तरीके से यकीनी बनाने के लिए पुलिस हर तरह से चौकस है। 10 మంది ఏసీపీస్ని, అదేవిధంగా అబౌట్ 25 ఇన్స్పెక్టర్స్ని, దాదాపు 500 సిబ్బందిని, 76 సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్, తర్వాత ఏపీఎస్పీ ప్లాటూన్స్, ఏఆర్ ప్లాటూన్స్ అన్నీ డిప్లాయ్ చేస్తున్నాము. ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకూడదు అని ఇప్పుడే నేను బ్రీఫింగ్ కూడా చేస్తున్నాను మా మెన్ అందరికీ. వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ సెక్టర్ ఇన్ఛార్జెస్ కూడా బ్రీఫ్ చేస్తారు. సో మేము ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేయటం లేదు. కానీ అన్ని రకాల బందోబస్తు అరేంజ్మెంట్ మేము చేస్తున్నాము. ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉంటే దీనికి ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. खास बात में इतना ही। आदाब।